जो जो हमारी जो कथाएं हैं उनमें से उनको अच्छी वैल्यूज दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कि रामायण में बहुत सारी कथाएं हैं, अच्छा। वो कथाएं, या महाभारत में है तो वो कथाएं उनको सुनाकर वैल्यूज दे सकते हैं। अच्छा, ओके ओके। स्टोरी फॉर्म में स्टोरी फॉर्म जब उनको सुनाएंगे तो उनको इंटरेस्ट भी आएगा। Hello, Auntie. How are you? So nice to see you. बहुत दिनों बाद ऐसे मिल के बात हो रही है। हाँ, जब वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू एंड सो आप जब भी आपको देखती हूँ और जैसे आपने अपने बच्चों को रेज किया, तो आई वांटेड कि आप किसी यंग फैमिली को कैसे गाइड करोगे, स्पेशली आपके केस में तो इट वाज मोर चैलेंजिंग कि आप डिफरेंट जगह रहे, तो कैसे आपने मेक श्योर किया कि बच्चों की वैल्यूज इंटैक्ट रहे हैं? कैसे? हस्बैंड एयरफोर्स में होने से उनके अलग अलग जगह ट्रांसफर होती थी, तो कभी घर जल्दी मिल जाता था, कभी एयरफोर्स में एक लीव हाउस में रहने के कंसेप्ट है। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि 2 महीने की छुट्टी पे कोई गया और किसी को घर की जरूरत है तो वो अपना सामान, इम्पोर्टेंट सामान एक कमरे में बंद करके रखते थे और बाकी सारा हमें यूज करने को मिलता था। इस तरह हमने बहुत घर चेंज किए हैं, लेकिन लाइफ अच्छा था। कभी कभी वंस इन ए वाइल पार्टी भी होती थी वैसे। और दूसरी बात एजुकेशन की, थोड़ा मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो सबको उनका क्या कहते हैं, वो पालना तो एक जैसा ही होता है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, जब वो उनके स्कूल गोइंग एज हुआ तो हमारे एयरफोर्स वाले थोड़े स्नॉबिश होते थे। वो सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ बच्चों को नहीं डालते थे। अच्छा। उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी। अच्छा, तो वो नहीं डालते थे, तो जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं जैसे ऑर्नेलाज या दूसरा क्या कहो सेंट मेरीज कॉन्वेंट, ऐसी जगह डालते थे। क्योंकि वो ऐसे लगता है कि ये सेंट्रल स्कूल क्या है कि जहाँ ऑफिसर के बच्चे पढ़ते हैं और एयरमैन के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो ये उनको ऐसा थोड़े दिमाग में ऐसे विचार थे। लेकिन मैंने देखा है वो सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि उनका स्कूल के छुट्टी दिन वो सब एक जगह पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे होते थे। और उनके जो करिकुलम होते हैं वो भी बहुत अच्छा सोच समझ के किया है, चाहे तो इंग्लिश में पढ़ाओ चाहे तो हिंदी में पढ़ाओ। अगर आज हमारे पोस्टिंग पूना में है और समझो दिल्ली में पोस्टिंग हो गई तो दिल्ली सेंट्रल स्कूल में वो जा सकते हैं और उनका जो सिलेबस वगैरह वो सब एक जगह होता है, इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं रही। तो ये उनका स्कूल की बात रही। तो फिर आपने बच्चों को फिर सेंट्रल में डाला या सेंट्रल स्कूल में डाला मैंने, क्योंकि मैं खुद पढ़ाती थी तो मैंने देखा था कि सेंट्रल स्कूल का करिकुलम बहुत अच्छा है और दैट इज फॉर ऑल इंडिया। सबसे अच्छा ये कि अगर डिफरेंट जगह मूव कर रहे हो करिकुलम बदलता नहीं, करिकुलम बदलता नहीं, ऐसी बात थी। डिफरेंट थोड़े आगे क्लास में जाके उनको थोड़े से चॉइसेस थे, जैसे कि किसी को होम साइंस लेना होता था कुछ ऐसे, लेकिन ओवरऑल सब जगह एक ही करिकुलम और उनके ये भी टाइमिंग भी वही होते थे। तो कंसिस्टेंसी के लिए अच्छा था। तो आपको लगता है कि उससे बहुत
उससे हेल्प हुआ। उसे हेल्प। और जब उनका फर्स्ट मेरी दोनों बेटियों की फर्स्ट डिग्री जाम्बिया में हुई। तो जाम्बिया में पहली डिग्री हुई। मेरी बड़ी बेटी ने केमिस्ट्री मेजर किया। अच्छा। और केमिस्ट्री मेजर करने के बाद वो कनाडा में आई, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ उसने मास्टर्स किया। और दूसरी वाली ने इकोनॉमिक्स लिया था, तो उसने वो इकोनॉमिक्स में पहली डिग्री की। IELTS हो गई, हाँ। और उसके बाद वो भी इधर कनाडा में आई, तो वो कनाडा में साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती थी। अच्छा। तो भगवान की दया से दोनों के एजुकेशन अच्छा हुआ। तो उस वजह से आंटी आप समझते हो कि गुड एजुकेशन होने से वैल्यू सिस्टम अच्छा रहता है। हाँ। और आप क्या लगता है कि एज न्यू फैमिलीज, यू नो, स्पेशली अगर आप जैसे आप इंडिया से कनाडा मूव हुए, तो किस टाइप के चैलेंजेस आए उस टाइम? चैलेंजेस कैसे आए बच्चों को रेस करने के? डिफरेंट कंट्री होता है जैसे इंडिया में। कनाडा में तो ऐसे हुआ ना कि उनका डिग्री उधर हो गई, और छोटी वाली को एक्सरसाइज का शौक था, तो वहाँ वो एक्सरसाइज करने को जाती थी। तो उधर एक जन एक्सरसाइज के लिए आते थे, तो उनके साथ उसकी मुलाकात हो गई। अच्छा। और वो दिल्ली से है, अच्छा। और बेसिकली वो हिमाचल प्रदेश के, अच्छा। लेकिन दिल्ली में पैदा हुए, पले। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने मैगिल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स किया। अच्छा। और उसको बाद PhD करके वो सैमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी। ओके। तो उधर मेरी बेटी की और उनकी पहचान हो गई। ओके। और बाद में उनके साथ शादी हो गई। ओके। ओके। सो अंकल तो मतलब जब इंडिया में थे तो एयरफोर्स में थे, तब उन्होंने एयरफोर्स वहां पर छोड़ दिया था। हाँ, पेंशनेबल सर्विस होने के बाद अच्छा। उन्होंने छोड़ दिया। उनका कहने का सोचने का इरादा ऐसा था कि अगर मैं 40 इयर्स की 20 साल की सर्विस होने से मुझे पेंशनेबल सर्विस होगी, और मेरी उम्र भी 40 होगी, तो वो कहते हैं कि मुझे और एक कोई करियर हो सकती है मेरी। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने 40 के बाद एयरफोर्स छोड़ दिया। और ऐसे हुआ कि हमें जाम्बिया में जॉब मिल गया उनको। अच्छा। इंडिया से पहले आप फिर जाम्बिया गए, और उसके बाद? पहले तो हम इंडिया में थे, उसके बाद जाम्बिया गए। उसके बाद जाम्बिया में गए। तो जाम्बिया में उनको उनका जो ट्रेनिंग कॉलेज था, वहाँ उनको पढ़ाई टीचिंग के लिए जॉब मिल गया। अच्छा। अच्छा। तो वहाँ भी एक बात ऐसी अजीब थी कि टाइपिंग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर और एयरफोर्स के सब्जेक्ट सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर, दोनों को एक ही तनख्वाह। अच्छा। तो उनको थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। इवेंचुअली उन्होंने कोशिश की, तो उनको जाम्बिया एयरवेज में जॉब मिल गया। अच्छा। ओके। सो और आप थ्रू आउट आपने सपोर्ट किया, जो भी सब अंकल चेंजेस कर रहे थे। हाँ। एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है घर में ना। तो जाम्बिया में मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे था कि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी या ऐसे ये जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, मैप मेकिंग वगैरह सब, वो मैं सब जानती थी। लेकिन मुझे रीजनल ज्योग्राफी मालूम नहीं थी, वहाँ की लोकल। हाँ, जाम्बिया की। तो मुझे, और स्कूल जाम्बिया में पढ़ाना है, तो मुझे वहाँ की पढ़ाई करनी पड़ी कि वो ये यहाँ का मौसम कैसे है। वो जाम्बिया साउथ हेमिस्फीयर में होने के कारण वहाँ के मौसम अलग है। जैसे कि उनके जो
दिल्ली में वगैरह जगह, इंडिया में मई जून जुलाई गर्मी के दिन रहते थे, तो जाम्बिया में वो ऑपोजिट मौसम था, अलग था। अच्छा, हाँ, तो गर्मी नहीं होती थी। नहीं, वहाँ विंटर था वो। अच्छा, ऑपोजिट बिल्कुल। हाँ, अपोजिट थे बिल्कुल, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में होने हेमिस्फीयर के चेंज कारण। हो गया। तो मुझे वो सब्जेक्ट की भी पढ़ाई करनी पड़ी, इसीलिए साथ थोड़े साथ। से मुझे मेरे हस्बैंड बोलते थे, क्या रात को क्या पढ़ाई कर रही है, जैसे कि स्टूडेंट जैसे। तो मैंने कहा, पढ़ने देखो मुझे पढ़ाना है, तो अगर टीचर को आता नहीं तो बच्चे बहुत शरारत करेंगे ना, वो तो ऐसे। और बच्चों के हिसाब से भी ये बात अच्छी नहीं है, इसलिए तो खुद को मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। खुद को समझना पड़ेगा कैसे करना है। तो जब तब तो बच्चे आपके छोटे होंगे, सो अगर आप सोचे कि वैल्यूज अगर बच्चों को देनी हो, सो सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है एज अ मदर? पढ़ाई तो ठीक है, हम हाँ। सब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर अच्छी वैल्यूज या अच्छे संस्कार हाँ, कैसे बच्चों को दें? क्या आपकी गाइडेंस होगी एज मेरा जो हमारी जो कथाएं हैं, उनमें से उनको अच्छी वैल्यूज दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कि रामायण में बहुत सारी कथाएं हैं, अच्छा। वो कथाएं, या महाभारत में है, तो वो कथाएं उनको सुनाकर वैल्यूज दे सकते हैं। अच्छा, ओके ओके। स्टोरी फॉर्म में स्टोरी फॉर्म जब उनको सुनाएंगे तो उनको इंटरेस्ट भी आएगा। ओके ओके। और कैसे आंटी, और घर के कामों में जैसे हमेशा हम लोग पढ़ाई करते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, घर में कभी कभी उतना काम देते हैं या नहीं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि हाँ, उनको इन्वॉल्व रखें घर पे या कैसे उनको भी मतलब किसी किसी घर में नौकरों को बहुत क्या कहते हैं वो, अच्छी तरह नहीं ये देखते थे। हाँ। तो मैंने बच्चों को यही बताया कि देखो, ये अपने अपने से अलग है, क्योंकि जाम्बिया में वो वहाँ के जो लोग थे, तो उनको उनकी लैंग्वेज है, लेकिन वो कॉलोनी होने के कारण ब्रिटिश लोगों ने उनको इंग्लिश ही सिखाया। तो जो नौकर थे, एक तो उनकी भाषा आती थी, नहीं तो वो टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करती थी। तो इस तरह हम उनको बच्चों को सिखाते थे कि उनको नीचा मत देखो, उनको, वो भी अपने जैसे लोग हैं, वो दिखने में अलग है लेकिन वो अपने जैसे ही है। उनके फिर वहाँ उनको वो उन्होंने मान लिया और अच्छे संबंध रहे फिर। ओके, सो आपके हिसाब से जैसे पेरेंट्स की गाइडेंस इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं सोच सकते कि और बच्चों को समझ में आ गया, हम थोड़ा सा उनको गाइड करना पड़ता है। और दूसरी बात, ऐसे टेंडेंसी होती है कि वो जो जाम्बिया के जो लोग हैं वो काले होते हैं, उनके बाल डिफरेंट, क्या कहते हैं वो, ऐसे कर्ली होते हैं। तो फिर उनको हमने कहा, देखो वो भगवान ने उनको ऐसे बनाया है, तो उसमें उसका कोई नीचा ऊंचा ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही इंसान है। सो जो बेसिकली अभी हमने बात करी कि बच्चों को आपने बोला कि वैल्यूज देने के लिए तो एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, तो वो आपने कोशिश करी कि कंसिस्टेंट रहे, चाहे डिफरेंट सिटीज में आप शुरू में इंडिया में थी, जब जाम्बिया में आए तो वो चेंज हुआ, बट देन उसको आपने फिर सपोर्ट किया। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को कथाएं सुनाए, स्टोरी फॉर्म में इंटरेस्टिंग होता है तो बच्चे सीखते हैं वैल्यूज को। और तीसरा आपने ये बोला है कि दूसरे लोगों को, जैसे आप उनको बच्चों को समझा रहे हैं कि रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो बच्चों को गाइडेंस भी अच्छा है देना, डायरेक्ट गाइडेंस जो है, यू नो, एक तो कथा में इनडायरेक्ट हो गया और एक डायरेक्ट एक्सप्लेन करने लोग थे ना, वो काम करने वाले वो लोग थे, तो उनको डायरेक्टली बच्चों को ये बोलना कि वो तो कथा के फॉर्म में वैल्यूज दी, पर अभी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी हो गया कि ये है और ऐसे करना चाहिए। तो उसमें कोई गलत नहीं है कि माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं डायरेक्टली, आप यही कह रहे हैं कि इट्स गुड टू गाइड। और उस तरह से अगर एजुकेशन अच्छा हो और इनडायरेक्ट फॉर्म में बच्चों को गाइडेंस एंड डायरेक्ट फॉर्म में, आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है, दोनों तीनों चीजें होनी चाहिए,
एंड दैट विल ऑलवेज हेल्प आंटी. लाइक कोई यंग फैमिली होती है, उनको आजकल बच्चे बहुत क्विकली चेंज हो रहे हैं विद सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, एंड वी वांट कि उनकी कल्चर हमारे साथ वैल्यू सिस्टम अच्छी रहे, होनी चाहिए. तो Yeah. as that is very nice, Aunty. Very good guidance. Thank you so much, Aunty. That's really helpful. Yeah, बहुत अच्छी guidance दी आपने for a new family or a young family to raise good kids. जी, yeah. If you wanna talk about anything at all, then you know who to call. Just tell Sanjana. Tell Sanjana. Tell Sanjana. Tell Sanjana. Just tell Sanjana.